हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक देख रहे हैं कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th है और यह है चैप्टर 2। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर कन्फ्यूजन में रहता है। जब हम जनरल टॉपिक पर बात करते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में एक पिक्चर रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बोले या फिर एटम बोले तो आज तक किसी ने ना इलेक्ट्रॉन देखा ना एटम देखा। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उनके बारे में जो थ्योरी लिखा गया है वो थोड़ा समझ सकते हैं, वो भी रटा रटाया हुआ बात है। तो एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंप्लीट पिक्चर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस टॉपिक में जो हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब इसमें बताया गया है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कैसा होगा एटम। जैसे कि अगर हम अदर सब्जेक्ट्स में बात करें कि अगर वहाँ लिखा जाता है कि बस इज़ ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी इतना, तो आपके दिमाग में एक बस का पिक्चर आ जाता है। लेकिन जैसे ही जब आप केमिस्ट्री के लाइंस को सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, आपके दिमाग में ऐसा कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आता है। आप एक इमेजिनेशन करते हैं, तरह तरह के ख्याल ला करके और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर कंप्लीटली बात करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले डाल्टन्स ने स्टेप लिया था इसको, और उससे भी पहले जो ऋषि कनट थे वो उन्होंने इसके बारे में बताया था और वहीं से इंस्पायर्ड है। तो डाल्टन्स ने अपने थ्योरी में लिखा कि एटम्स जो होते हैं, एटम क्या है, क्योंकि मेरा टॉपिक एटम ही है, तो एटम क्या है, एटम है यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट एटम। ऐसा उन्होंने बताया कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज एटम। एटम यूनिवर्स का सबसे छोटा भाग होता है, उससे छोटा कोई चीज़ होता ही नहीं है। उसी से मिल करके पूरा मैटर बना हुआ होता है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ होता है। वो इतना छोटा है कि उसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड किया ही नहीं, उसको काटा नहीं जा सकता, तो उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में नहीं चेंज किया जा सकता है। तो इसी चीज़ पर डाल्टन्स ने अपना थ्योरी लिखा और भी कई बातें कही उन्होंने कि अगर एटम एलिमेंट सेम है अगर, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। अगर एटम डिफरेंट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उसके अंदर का एटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसी तरह के बात डाल्टन्स के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स इज एटम। यूनिवर्स का पूरा स्मॉल पार्ट क्या होगा, एटम होगा, ऐसा बताया। ये चीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। बस एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सेम एलिमेंट का एटम सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट का एटम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एटम को न क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब आया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की जब आया तो उस समय जैसे ये कैसे हुआ कि हेनरी बेक्वेरेल नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव चीज़ की खोज की। और रेडियो एक्टिव एक अलग चीज़ है, और उसी से पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद से डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी था ये डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये लिखा जाता है सबसे पहले कि जो रेडियो एक्टिव का एक कॉन्सेप्ट आया उसके बाद एटम को डिवाइड किया जा सकेगा, तो उनके थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया कि उन्होंने तो कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एटम को डिवाइड कर दिया गया, वो भी कैसे, रेडियो एक्टिव से। और 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए। ऐसे तो और भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद एटम्स जो सेम एलिमेंट के थे वो अलग होता हुआ दिखा। जैसे कि जो आइसोटोप्स जब खोजा गया, जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, ये सोडी ने क्या किया था, आइसोटोप्स का डिस्कवरी किया था, सोडी नाम के साइंटिस्ट ने। तो जब सोडी ने आइसोटोप खोज लिया तब क्या होता है कि सेम एलिमेंट होता है, लेकिन उसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है। आइसोटोप का यह डिफिनीशन है। तो वहाँ पर सेम एलिमेंट है लेकिन एटम्स को डिफरेंट पार्ट में देखा गया। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 3 तरह से एग्जिस्ट किया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आइसोटोप्स आने लगे। तो कहाँ एक सेम एलिमेंट में सेम एटम तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये भी थ्योरी, मतलब जो डाल्टन साहब का जो थ्योरी था, इसके वजह से वो जो कहे उसको डिस्कार्ड किया गया। अब डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ एक आइसोबार ऐसा एक टर्म डेवलप किया गया जिसमें देखा गया कि डिफरेंट एटम है लेकिन उसका मास सेम है।
जैसे आर्गन और कैल्शियम में देखिएगा कि उसका एटॉमिक नंबर 18 और 20 होता है, लेकिन एटॉमिक मास देखिएगा उसका 40 होता है। तो इसलिए डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि तब तक एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ चुका था। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इस बात का खुलासा हुआ कि एटम का और भी स्मॉलेस्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो मेनी अदर्स। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। क्या था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो एक साइंटिस्ट थे, कैसे कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, ऐसे बहुत तरह के कहानी लोग इस पर सुनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट फैमिलियर है स्टोरी इसके बिहाइंड दिस स्टोरी जो है, वो कहते हैं कि एक विलियम्स क्रूक एक साइंटिस्ट थे। क्रूक ने यह सोचा कि क्या ड्राई एयर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, जैसे कि कोई मेटल वायर है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, या फिर जहाँ पर मॉइस्चर है कोई ऐसा जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। क्या हवा में ऐसा सोच के देखिए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? तो कहा गया कि ड्राई एयर में आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हैं। मतलब सोचिए क्या सोचा गया, हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की बात इन्होंने करी। हवा में इलेक्ट्रिसिटी सोच रहे हैं कि पास करा दें, तो हवा में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगा? पार्टिकल्स तो हवा में तैर ही रहे हैं, तो क्या ये कंडक्ट नहीं कर सकता है? यही सब एक थॉट अंदर दिमाग में लाया गया, और इसको इनके साथ सोचने वाले में जे थॉमसन भी थे। और वहाँ पर जूलियस प्लकर एक नाम है साइंटिस्ट का, जिन्होंने जो सेटअप है, सेटअप मतलब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपने सुना है उसका सेटअप तैयार किया, ठीक है। और जे थॉमसन और वो सभी लोग मिल करके यहाँ पर डिस्कस किए इस चीज़ को कि देखिए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। क्या कंक्लूजन ड्रॉ? जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ ना, वही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बनता है। वो क्या था एक्सपेरिमेंट, उस पर भी बात करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कंक्लूजन क्या रहा? देखिए कंक्लूजन निकला कि आप ऐसे तो हवा में आप ड्राई एयर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन अगर वहाँ पर लाया जाए कि आप ना प्रेशर को कम कर दीजिए, प्रेशर को क्या कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, 0.1 mm ऑफ मरकरी अगर आप कर दिए, इतना प्रेशर डाउन कर दिए और वोल्टेज को हाई कर दिए, ठीक है, वोल्टेज को अगर हाई कर दिए और प्रेशर को कम कर दिए, तब फिर हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाता है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट निकाल लिया। उसका सेटअप कैसे था? तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। उन्होंने क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? कांच का बना हुआ होता है, लगभग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस तरह का एक कांच। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना करके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक कांच है, 60 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और दोनों कांच के एंड पर एक इलेक्ट्रोड सेट किया गया। इलेक्ट्रोड मतलब जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब जिससे होकर के करंट पास करता है। तो एक इलेक्ट्रोड सेट कर दिया गया, दोनों इलेक्ट्रोड को एक यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई, मतलब आप कह सकते हैं कि एनर्जी का कोर्स, हाई एनर्जी वोल्टेज यहाँ से हम लोग देंगे। जैसा अभी आप जाने कि प्रेशर कम होना चाहिए या वोल्टेज हाई होना चाहिए, 20,000 वोल्ट समझिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 20,000 वोल्ट तो बहुत वोल्ट हो गया, तो एक हाई वोल्टेज जनरेटर से हम उसका क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तब ना बहुत हाई वोल्टेज होगा। और जो इलेक्ट्रोड सेट किया उसके बाद इसके अंदर तो कोई गैस रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस, जैसे हवा ही तो भरा हुआ हो सकता है। तो हम एक वैक्यूम पंप यहाँ पर लगाए हुए थे, और वैक्यूम पंप से उन्होंने क्या किया कि हवा के प्रेशर को, जब हवा को निकालेंगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हवा का जब प्रेशर 0.1 mm आएगा फिर हम छोड़ देंगे, प्रेशर क्या हो गया, बहुत लो हो गया। तो प्रेशर बहुत लो कर दिए और यहाँ से हाई वोल्टेज जनरेटर से उसको वोल्टेज सप्लाई किए। तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। एक चीज़ क्या ऑब्जर्व किए कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होता हुआ उनको ऑब्जर्व हुआ। यही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। अब सोचिए, ये अगर मान लीजिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, और इससे अगर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, अब ये बीच में तो हवा है, ये कोई यहाँ से वायर तो नहीं लगा हुआ है कि यहाँ से ये क्या होगा कि जाएगा और स्पार्क दिखाएगा। तो क्या किया गया, वोल्टेज को हाई कर दिया गया और प्रेशर को डाउन कर दिया गया। तो देखे कि यहाँ पर हवा में कुछ चिंगारी निकल रहा था, हवा में कुछ स्पार्किंग टाइप का आ रहा था, जैसे कि कोई वायर टच होता है उस तरह से। एक लाइन यहाँ से इस तरह से ऑब्जर्व हुआ, लगा ऐसा कि कुछ निकल रहा है कैथोड की तरफ से जो एनोड की तरफ जा रहा है। अब ये चूंकि कैथोड की तरफ से जा रहा था
इसीलिए इस रे का क्या नाम रख दिया गया, कैथोड रे नाम रख दिया गया। इलेक्ट्रॉन नाम नहीं रखा गया, उसका नाम पहले शुरू में कैथोड रे रखा गया। इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉम्सन के द्वारा रखा ही नहीं गया था। भले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम उन्होंने नहीं रखा था कि ये जो निगेटिव चार्ज है इसका नाम हम इलेक्ट्रॉन रखे। ये चीज़ जे थॉम्सन ने नहीं किया। एक स्टोनी नाम के आदमी ने क्या किया, उस निगेटिव चार्ज का नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये चीज़ याद रख जाना चाहिए। अब यहाँ से जो रे निकल रहा था इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा है। अच्छा, अब इसी कैथोड रे के बारे में डिफरेंट एनालिसिस किया गया कि ये है क्या, क्या निकला। ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया, जो उन्होंने सोचा था उन्होंने कर दिखाया। तो ये हवा में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया उन्होंने। तो ये जो रे जा रहा है इस पर उन्होंने डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। ठीक है, अब उसमें क्या था एनालिसिस में कि जो कैथोड रे जा रहा था उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, जैसे क्रॉस एक रखा गया, तो देखा गया कि उसके बिहाइंड द क्रॉस एक इमेज, एक शैडो कास्ट हो रहा है, एक छाया बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर आप सनलाइट में खड़े होते हैं तो धूप आपसे टकराता है, तो धूप आपको भेद करके नहीं जा सकता, इसलिए आपका शैडो बनता है। तो उसी तरह से जब यहाँ पर ये क्रॉस रखा गया तो देखा गया कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, एक शैडो यहाँ पर बन रहा है। इस चीज़ से इस बात का पता चला कि जो कैथोड रे है वो इससे टकरा करके और यहीं पर रुक जा रहा है। मतलब कि इसके अंदर एक पार्टिकल नेचर है, मतलब एक कण जैसा बिहेवियर है इसका, जो जाता है और इसमें चिपक जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, इसका शैडो, छाया यहाँ पर बनने लगा। तो पहला तो उन्होंने यही सोचा कि जैसे ही इमेज बना, मतलब कि इसके अंदर एक पार्टिकल होने का गुण है। मतलब कैथोड से एनोड के तरफ जो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कोई चीज़, वो चीज़ क्या है, एक पार्टिकल जैसा है। पार्टिकल नेचर होने का खुलासा हुआ इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा फिर क्या किया गया कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, पता करने के लिए कि क्या इसमें कुछ होता है कि नहीं होता है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव या निगेटिव की तरफ डेविएट हो जाएगा, ऐसा मतलब इन्होंने सोचा। तो वहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब था, देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगाया। तो जो रे यहाँ से जा रहा था वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो निगेटिव रे से गया वो कहाँ मुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गया। अब कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि उस पर चार्ज कौन सा होगा, इसका मतलब कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस बात का पता चला कि जो कैथोड रे है उस पर निगेटिव चार्ज अपीयर है, निगेटिवली चार्ज जो होता है। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज के होने का पता इस एक्सपेरिमेंट से चला। पहले तो क्या पता चला कि पार्टिकल है, फिर क्या पता चला कि वो पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या मैग्नेटिक जो चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या उससे इस पर कोई असर पड़ता है। तो उन्होंने इस पिक्चर को ऑब्जर्व किया। देखिए आप लोग भी, ये पिक्चर क्या है कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। आप जानते हैं मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो यहाँ देखा गया कि जो ये स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल कर रहा था कैथोड रे, वो मैग्नेटिक फील्ड के आने के वजह से वो डेविएट हो गया। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का असर इस कैथोड रे पर पड़ता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। अगला देखा गया कि अगर इसमें कोई पैडल व्हील लगाते हैं, पैडल व्हील जैसे कि कोई घिरनी टाइप का कुछ, तो अगर उसको आप लगाते हैं तो देखा गया कि वो घूमने लगता है। कैथोड रे उसे टकराता है और उसके टकरा करके उसको घुमाना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये जैसे ये पैडल एक पहिया है, मान लीजिए व्हील है जो घूमने वाला है, ये कैथोड रे यहाँ से चलेगा और इससे टकराएगा। इससे टकराने के बाद ये रोटेट करेगा इस तरह से, और ये रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ पर मारा जाए तो उसमें मास होगा, तो वेलोसिटी के कारण उसमें मोमेंटम क्रिएट होगा और वो मोमेंटम फोर्स क्रिएट करता है। आप सोचिए कि अगर इसमें कोई मास नहीं होता तो ये घूमता नहीं। अगर आप सनलाइट में कोई घिरनी को रखते हैं तो क्या वो चलता है? नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो सन से लाइट आ रहा है उसके कण में कोई मास नहीं है। क्या है? कोई मास नहीं है।
अगर उसमें मास होता तो फिर जो घिरनी उसमें रखते उस पर प्रहार होता और वो फोर्स लगने की वजह से रोटेट होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ जो कैथोड रे निकल रहा है वो जब घिरनी के सामने पड़ा, जो ये पैडल व्हील के सामने पड़ा, तो ये घूमना शुरू कर दिया इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से जो रे निकल रहा है वो क्या है, जो भी यहाँ से रे निकल रहा है वो क्या है, उसके अंदर कुछ मास है। दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट इट हैज सम मास। तो अब तक क्या क्या पता चला? अभी तक तो ये पता चला कि इसके अंदर चार्ज है, अभी पता चला कि इसके अंदर मास है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है, इसके अंदर पार्टिकल का नेचर, तरह तरह के बात यहाँ पर कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट से निकलने लगा। उसके बाद जो इसका गुण होता है, कैथोड रे का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है। आप जो इलेक्ट्रोड सेट किए हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस चीज़ का इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस भर रखे हैं, इससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर देखा जाए। अब चार्ज और मास को डिटरमाइन किया गया। तो चार्ज और मास याद रखिएगा कि चार्ज और मास का जो डिस्कवरी हुआ वो एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और फिजिक्स में आपको इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस देखना होगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि चार्ज और मास का जो वैल्यू है ये R.A. मिलिकन ने निकाला। किस एक्सपेरिमेंट से निकाला? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो चार्ज तो पता है कि निगेटिव चार्ज है, मास भी है इसके पास क्योंकि वो पैडल को रोटेट कर रहा है, मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो चार्ज जो निकाला गया वो था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये सब चीज़ आपको याद रखा जाना चाहिए। चार्ज क्या था? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास था वो था 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम में। एक चीज और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, E/m रेशियो, चार्ज बटा मास। चार्ज बाई मास को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। और इसका भी मास जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया। जे थॉमसन ने जब इसका स्पेसिफिक चार्ज निकाला तो वो निकल करके आया 1.758 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। कुछ नहीं करना है, डिवाइड तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इसका जो नोटेशन है, इसके पास यूनिट -1 चार्ज था, और ये इसका मास काफ़ी हल्का था, नगण्य था, एकदम हल्का, 0 के बराबर लगभग। तो इसका नोटेशन कैसे होगा कि हम E लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर लिखते हैं चार्ज और नीचे लिखते हैं मास। तो मास इसका लगभग 0 के बराबर है, और ऊपर चार्ज क्या हो गया? -1। तो ये हो गया नोटेशन किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये रहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। किस एक्सपेरिमेंट से आया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आया। क्या सोच था इसके पीछे? इसके पीछे का सोच था, जो क्रूक ने ऐसा सोचा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को हवा में कंडक्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, सारा कहानी इसी पर बेस्ड है। और इसी के दौरान किस चीज़ का खोज हो गया? इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, मतलब किसी एटम के अंदर निगेटिव चार्ज होने का प्रमाण मिला। अब जब निगेटिव चार्ज वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो एटम तो न्यूट्रल होता है, ये सबको पता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। अब जब एटम न्यूट्रल होता है और अगर किसी एटम में निगेटिव है तो इसका मतलब कि उसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, तब ना माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल होगा। ऐसा ही कुछ ख्याल दिमाग में था, और तब फिर एक और पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ। ये पार्टिकल का डिस्कवरी E. गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे E. गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया? वही सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है, बस एक छोटा सा चेंजिंग किया गया। वो छोटा सा बदलाव क्या था कि कैथोड प्लेट को होल कर दिया गया, परफोरेशन किया गया। परफोरेशन का मतलब कि छिद्रदार, मतलब उसमें जाली टाइप से, ठीक है, एक छेद बना दिया गया, इसी को परफोरेटेड कैथोड प्लेट कहते हैं। और तब एक नया चीज़ उभर करके आया, एक नया चीज़ ऑब्जर्वेशन आया कि जो कैथोड प्लेट था, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये पिक्चर है जिसमें प्रोटॉन,
को डिस्कवर किया गया। परफोरेटेड कैथोड, ध्यान दीजिएगा ये जो प्लेट लगा हुआ है यहाँ पर बीच में आपको होल दिखाई दे रहा होगा, ये होल ये परफोरेशन कहलाता है। तो ये परफोरेटेड कैथोड प्लेट हो गया, ठीक है। चूंकि ये कैथोड है, कैथोड क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। निगेटिव वाले को कैथोड बोला गया और पॉजिटिव वाले को क्या बोला गया? एनोड बोला गया। तो ये हो गया कैथोड, जिसमें क्या है? परफोरेशन, और इधर क्या है? ये एनोड, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब है क्या, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर कि जब यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया गया, प्रेशर को डाउन किया गया, तो यहाँ से कैथोड के तरफ से तो रे निकल ही रहा था, लेकिन एक और चीज़ क्या दिखा कि कैथोड के पीछे यहाँ पर एक ग्लो होता हुआ आपको दिख रहा होगा। कैथोड के ठीक बिहाइंड द कैथोड प्लेट जो ट्यूब है वो क्या कर रहा था? ग्लो कर रहा था। इस पर ध्यान गया ई गोल्डस्टीन का कि अब ये चीज़ क्या है। तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, कैथोड के तरफ से तो रे निकल रहा है इस तरह से, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ गैस भरा हुआ है, ठीक है। गैस का भले प्रेशर कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गैस वहाँ पर तो होगा। तो आप सोचिए कि जब कोई एटम से, जब कोई गैसियस एटम से एक मासिव चीज टकराएगा, चूंकि कैथोड रे है तो उसमें आप पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर मास है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है और इधर से कोई चीज़ ऐसे आ रहा है और इससे टकराएगा, तो होता क्या है कि इसमें का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो एक छोटा सा चीज़ आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे तो आपको समझने में आसानी होगा कि किसी भी न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर ये चीज़ जानते हैं, जो 9th में अगर आप देखे होंगे, तो इस चीज़ को समझने में आपको थोड़ा सहूलियत होगा। एक कैथोड यहाँ से चल रहा था, कैथोड रे। अब कैथोड रे क्या था? मासिव था, मतलब उसमें कुछ मास था। रास्ते में उसको ढेर सारा गैसियस एटम से उसका सामना हो रहा है, तो ये कैथोड रे जाकर के उस एटम से टकरा रहा है। टकराने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? इजेक्ट, मतलब बाहर निकल जा रहा है, नॉकआउट हो जाना। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा उसमें से, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, यहाँ पर एटम जो है डिसोसिएट हो गया। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला जिस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी निगेटिव चार्ज। एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब दो चीज आपके पास हो गया, एक निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज है और एक जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये दोनों चीज़ें। अब कहिएगा ये दोनों टकरा नहीं जाता है, दोनों अट्रैक्शन कर लेता नहीं। होता क्या है ना कि वहाँ पर मोशन होता है, मोशन के वजह से स्पीड आता है उसमें, ठीक है। वो स्टेबल चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको कौन खींचेगा? निगेटिव चार्ज। और जो निगेटिव चार्ज है उसको कौन खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज। आप खुद सोचिए, यहाँ पर ये कौन सा प्लेट है? ये कैथोड है। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इधर कौन सा है? एनोड। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। तो ये एनोड है प्लस चार्ज, तो प्लस किसको खींचेगा? माइनस को। तो देखिए जो ग्रीन बॉल बनाए हुए हैं ये माइनस चार्ज है और रेड वाला जो है वो प्लस चार्ज है। तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव किसको खींचेगा? माइनस को खींचेगा अपना। और इधर ये क्या है? निगेटिव चार्ज है, तो ये किसको खींचेगा? प्लस को खींचेगा। तो निगेटिव चार्ज प्लस को खींचेगा, तो प्लस चार्ज को जब खींचेगा ना यहाँ से, तो ये बहुत हाई स्पीड में जाएगा। तो हाई स्पीड में जाने से उसमें तो मोमेंटम रहेगा, तो जो होल होगा होल को पार हो जाएगा। ये देखिए, कुछ तो टकराएगा लेकिन कुछ जो होल के सामने जाएगा ना वो होल को पार कर जाएगा। और जो होल को पार कर जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो चूँकि स्पीड में है ना, उसके अंदर मोमेंटम है, तो मोमेंटम के कारण जा करके और इस कांच पर टकराता है। और जब यहाँ टकराएगा तो कंटिन्यूअस जब कोलिजन होगा तो वहाँ पर वो ग्लो करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? ग्लो करेगा वो। तो यहाँ पर देखा गया कि एनोड के तरफ से कोई रे नहीं आ रहा था। ध्यान दीजिएगा क्या स्टेटमेंट रहता है इसमें। एनोड के तरफ से कोई भी रे नहीं आ रहा है। एनोड और कैथोड के बीच में से कुछ चीज निकल रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि एनोड के तरफ से तो कोई रे ही नहीं निकल रहा है, ये तो बीच में से निकल रहा है जो बन रहा है। तो इसीलिए एनोड और कैथोड से बीच में जो निकल रहा है एक रे, उसको हम लोग कहते हैं कैनाल रे। कैनाल रे नाम इसका रखा गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा के देखा गया तो वो निगेटिव की तरफ घूम गया, तो इससे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसे भी ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव चार्ज ही है, तो इस पर चार्ज हो गया पॉजिटिव। ये भी पेडल व्हील को रोटेट कर रहा था।
जब इसके भी सामने जब कोई पेडल व्हील यहाँ लगाया गया तो वो घूमने लगा, इसका मतलब कि इसके अंदर मास है। मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को देखा गया उसी तरह से प्रोटॉन को देखा गया, बस अंतर किस चीज़ में था, उसके चार्ज में था, अंतर उसके मास में था। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, बस एक छोटा सा चेंज क्या किया गया कि कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर दिया गया। तो ये एक डिफरेंट टाइप का फिनोमेना यहाँ पर अपीयर हुआ। यही एक्सपेरिमेंट है प्रोटॉन के डिस्कवरी का। और प्रोटॉन का जो चार्ज और मास है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहेगा, प्रोटॉन पर प्लस रहेगा। ऐसा भी याद रख सकते हैं ना, P से प्रोटॉन, P से प्लस। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पर है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास थोड़ा ज़्यादा था, 1.677 × 10⁻27 kg। इसका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उस पर यूनिट निगेटिव चार्ज है, और इस पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर यूनिट निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका E/m रेशियो क्या होता है? अब देखिए, इसको जानने से पहले एक लाइन यहाँ पर आप समझिए, पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें लिख करके आप इसको देख सकते हैं। इसमें हर एक पॉइंट को डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो सारा प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। तो कैनाल रे डिपेंड कर रहा था कि जिस इलेक्ट्रोड को आप यूज कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं, ट्यूब के अंदर कौन सा गैस भरे, इस चीज पर निर्भर कर रहा था, डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ कैनाल रेज। वहीं अगर कैथोड रे में देखें तो वहां पर यह चीज डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट की बात है। अब चार्ज और मास याद रखिएगा। तो E/m रेशियो जो इसका होगा, E/m रेशियो, ये हाइड्रोजन के केस में कुछ और होगा, और अगर कोई आप दूसरा गैस लेते हैं तो उसके केस में कुछ और होगा। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो फिक्स है, लेकिन जो प्रोटॉन का E/m रेशियो है ये बदलता है, क्योंकि ये गैस पर डिपेंड करता है। अब ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस लें तो उसके लिए यहाँ पर E/m रेशियो 9.57 × 10⁴ कूलम पर ग्राम निकाला गया। और प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसका मास तो थोड़ा ज़्यादा है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो है ही, लेकिन इसका यूनिट मास 1 होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इसके मास से 1/1837वां भाग के बराबर था वो। खैर, आगे आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया तो उसके बाद एटम के अंदर लोग ये समझते थे कि खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन जब उसको जोड़ा गया तो उसके एटॉमिक मास उसके बराबर में नहीं आ रहा था। तो हमेशा से एक कन्फ्यूजन रहा कि ये बराबर क्यों नहीं आ रहा है। तो एक डिस्कवरी हुआ, और उस समय एक साइंटिस्ट थे हेनरी बेकेरेल, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज कर चुके थे। देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल हिस्ट्री टाइप सा, हिस्टोरिकल है। ये क्या हुआ उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रोक, उसको जो रे होता है काफ़ी खतरनाक होता है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो वहाँ से रेडिएशन निकलता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। उससे बचाव करने के लिए लोग तरह तरह के एलिमेंट को वहाँ रख करके और उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। और वहाँ पर जेम्स चैडविक नाम के आदमी वहाँ पर थे। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। क्या किया उन्होंने ऑब्जर्व? कि जो हीट हो रहा है, मतलब बेरिलियम सीट लिया गया उस समय, और हीलियम प्लस प्लस एक अल्फा रे होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। तो जब बेरिलियम सीट पर जब टक्कर मार रहा था रेडियो एक्टिव रेज, तो देखा गया कि वहाँ पर कुछ भेदन क्षमता का गुण उसके अंदर देखा गया। दे हैव पेनिट्रेटिंग बिहेवियर। लग रहा था कि उसको छेद कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। इसका क्या मतलब कि उसके अंदर फिर मास है, कोई मासिव पार्टिकल्स आकर के उसके ऊपर टक्कर मार रहा है, तब ना उस पर मोमेंटम के कारण उसमें लग रहा है कि ये पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने देखा और कहा कि जरा इस रे को हम थोड़ा किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि इधर उधर नहीं गया, मतलब उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन पेनिट्रेशन बिहेवियर होने के कारण उसके अंदर मास के होने का पता चला। तो देखा गया कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डेविएशन नहीं दिखा रहा था। तो न्यूट्रल होने के कारण उस पर चार्ज 0 था, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। न्यूट्रल नेचर के कारण ही इसका डिस्कवरी सबसे बाद में हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया, और इसके पीछे रीजन क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का होना। ये ना होता तो फिर शायद ये खोज ना हो पाता जल्दी। तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होगा,
लेकिन उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर हो जाएगा। E/m रेशियो भी 0 होगा, क्योंकि चार्ज बटा मास, तो चार्ज तो 0 है, तो 0/मास क्या होगा, 0 होगा। इसका नोटेशन था स्मॉल n, मतलब नीचे लिख रहे हैं मास, तो मास तो प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया, और उसके चार्ज और मास को जरूर याद रखिएगा। अब आपको शायद इंटरेस्टिंग होगा कि जान करके कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ नोट किया है, जैसे पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का नाम शायद आपने सुना होगा। पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी C.D. एंडरसन ने 1932 में किया था। इसका खासियत क्या था? इसका खासियत ये था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहा था। इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, मतलब ये तो उल्टा हो रहा है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसा है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा है, अब मास इलेक्ट्रॉन के जैसा नहीं है। सॉरी, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट है, मतलब मास इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज जो है वो पॉजिटिव। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है ना, आई क्या है, पॉजिटिव है, नाम है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिटिव से पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, चार्ज है पॉजिटिव लेकिन मास है इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो इसीलिए इसका नाम पॉजिट्रॉन रखा गया। ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा फेनोमेना डेवलप करता है। इसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है, अगला टाइप का जो पार्टिकल्स है वो देखा गया मेसॉन। मेसॉन का नाम आपने सुना होगा। इसको युकावा ने 1935 में डिस्कवर किया था, युकावा ने 1935 में। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसॉन, इसमें ये क्या है ना, मेसॉन फिक्स नहीं होता है, हालांकि ये चीज़ यहाँ का सिलेबस नहीं है, बस हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं जानकारी के लिए कि मेसॉन का बिहेवियर अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग मेसॉन आपको मिलेगा, तो मेसॉन कोई फिक्स चीज़ नहीं है यहाँ पर। न्यूट्रिनो, पॉलिंग ने 1927 में न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। न्यूट्रिनो में क्या था, ऑल्सो डू नॉट बियर एनी चार्ज, इसमें भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, नाम ही न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बन चुका है, तो न्यूट्रिनो एगो बना, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रॉन जैसा होगा। एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, भले ये फंडामेंटल नहीं है लेकिन ये भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और ये जनरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसके अलावा भी ये है। अब एंटी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का उल्टा, सर्च ने इसको 1956 में डिस्कवरी किया था, और इसमें खासियत इसका क्या था कि ये प्रोटॉन के जैसा था, हालांकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन एंटी है ना प्रोटॉन का, तो इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज। अब मास कैसा हो जाएगा, प्रोटॉन के मास के बराबर। तो इस तरह से आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप याद रखिए, भले आप वो पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो नहीं याद रखें, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जरूर याद रखिए। इसका रिलेटिव मास क्या है, चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज प्लस, प्लस होगा प्रोटॉन, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। रिलेटिव चार्ज इसी तरह का है, और चार्ज और मास जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। उसके बाद इसका चार्ज जरूर याद रखिए सबका, उसके बाद मास जरूर याद रखिए, स्पेसिफिक चार्ज आपको बता चुके हैं। तो इस तरह से मतलब ये जो चीज़ आप देखे हैं ये बहुत ही बेसिक है। देखिएगा मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये देखिएगा कुछ जगह 9th क्लास में इसको बता दिया जाता है, हम भी यहाँ पर अपने स्तर से इसको बताने का कोशिश कर दिए। तो जो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स था वो हम आपको बता दिए, जानते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा इतिहास है, हिस्ट्री है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हो जाने के बाद लोग ये कहने लगे, क्योंकि जे थॉमसन का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें, तो उनसे पूछा जाने लगा कि अब बताइए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो फिर हम आगे के लेक्चर में बताएंगे कि थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा, जो आप लोग भी जान रहे हैं, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये भी बात बताएंगे, उसके पीछे का रीज़न क्या था। फिर वो चीज़ फेल हो गया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड भी बहुत अच्छा प्रयास किए इसके स्ट्रक्चर को देने में। रदरफोर्ड भी कुछ मामले में तो ठीक थे लेकिन कुछ मामले में फेलियर रहे। अब वो जहाँ फेलियर रहे तो वहाँ पर बोर साहब आकर के उस पर ऑब्जेक्शन लगाए। फिर बोर साहब ने काफ़ी लंबा समय लिया उस पर शोध करने के लिए, तब तक बीच में काफ़ी सारा साइंस में डिस्कवरी हुआ। फिर बाद में जा कर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा जब खोज हुआ, उसके बाद फिर जा कर के बोर साहब ने एक अपना बोर एटॉमिक थ्योरी लिखा। बोर एटॉमिक थ्योरी भी
बहुत मामले में ठीक था, लेकिन वो उसमें कुछ लिमिटेशन आ गया कि सब जगह ये काम नहीं करता है। उसके बाद फिर एक मॉडर्न अप्रोच आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। ये सब बात धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।